हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जनरल साइंस लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर जनरल साइंस कराइए। और जनरल साइंस की मैं समझ सकता हूँ कि डिमांड क्या है। और ये स्पेशली आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, टी ट्रिपल एसबी और यूपी ट्रिपल एससी, सभी एग्ज़ाम्स में आजकल के जो देखा जा रहा है वेटेज साइंस का बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और इसीलिए लोगों को साइंस पढ़नी पड़ रही है। अब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें तो कुछ हद तक साइंस आती है, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो लोग आर्ट ग्रुप से हैं, जिन लोगों ने मतलब 10th 11th वगैरह 12th में साइंस नहीं की थी, तो आई थिंक वो कभी पहले पढ़ा होगा, अब तक तो भूल भी चुके हैं क्या है साइंस। तो आज मैं सभी के लिए लेकर आया हूँ ये, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि सबको ही समझ में आएगी, जो एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी। तो चलिए अब देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। और इसमें मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ, और मैं इस एमसीक्यू को समझाऊंगा भी कि कैसे इसको हम देखेंगे, कैसे करेंगे इनको। तो आइए अब देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आने के, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करके जाते हो तो उम्मीद है कि आगे भी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 80% बन जाते हैं। चलिए अब देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा होता है कितना। तो सबसे पहले हमें इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि साइंटिस्ट थे हमारे कौन, लेवोजियर। ये साइंटिस्ट का नाम है। हिंदी में भी वही लेवोजियर ही लिखते हैं, लेवोजियर ने दो रूल दिए थे। एक तो दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक दिया था इन्होंने, ये तो पहला, और दूसरा दिया था इन्होंने कांस्टेंट रेशियो, ठीक है, यानी कि नियत अनुपात। अब इसमें क्या था कि अगर किसी भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं, इन दोनों के जब कोई मिक्सचर बनाना होता था तो उनका जो रेशियो होता था किसका, मास का। जैसे कि अगर मैंने यही एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, H2O लिया, ठीक है जी। इस H2O में H और O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट लिए, तो इसमें 1 और ये 8। अब आप ये देख रहे हो 1 और 8 क्या है, अब आप समझ सकते हो ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसीलिए 1:8, यानी कि 1:8 ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया और 8 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया गया। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन को और 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिया गया तो इनका अनुपात अब नियत हो गया, यानी कांस्टेंट रेशियो हो गया इनका, कि 1:8 में ही वाटर बनेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि नहीं, इसमें तो हम क्या नाम है 3:7 ले लें, 8:9 नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये लेवोजियर ने निकाला था कि कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास बदलेगा नहीं इसमें, ठीक है, नियत रहेगा। तो
कांस्टेंट रेशियो ये चेंज नहीं होगा। आपने इतना मास लेकर ही आप वो बनाओगे तभी वो जल बनेगा। उससे ज़्यादा कर दोगे, उससे कम कर दोगे तो वो जल नहीं बनेगा, यानी वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, पानी ना बन के कुछ और बन जाएगा। तो आप ये देखते हो कि जब हम केमिकल कंपोजिशन करते हैं किसी एलिमेंट का तो क्या होता है कि अगर थोड़ा भी ज़्यादा या कम हो जाता है ना, रेशियो थोड़ा भी बदल देते हैं तो वो कुछ और ही पदार्थ मतलब यौगिक बन जाता है, यानी कि कंपाउंड बन जाता है, कुछ और ही प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। तो जब भी हम केमिकल जैसे आप कभी लेबोरेटरी में वगैरह जो साइंस के स्टूडेंट है वो गए होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा प्रैक्टिकल करके कि जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को लेते हैं तो अगर थोड़ा भी उनका रेशियो बदल दें तो वो फिर रिएक्शन कुछ और ही नज़र आती है। तो इसीलिए यानी कि हमें जब भी इनका द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या लेना है, 1:8 लेना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्वेश्चन को देखो, रेलवे हो गया, इनमें बहुत जो एग्जामिनर होता है बहुत चालाक होता है। कभी कभी आपको यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या होता है, तब ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 8:1 बन जाएगा। तो क्वेश्चन वही, लेकिन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने 2 लॉ दिए थे, 2 नियम दिए थे, 2 कानून बनाए थे और उनमें उन्होंने लिखा कि भाई देखो ऐसा है, यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण हमेशा रहेगा। द्रव्यमान आपका जितना आप ले रहे हो, ठीक है, वो उतना ही होगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में लोगे, रेशियो बदलेगा नहीं। ठीक है, नियत रहेगा। चलिए समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है, तब तक इसकी डैश दे दिया में निरंतर परिवर्तन रहता है। ठीक है, यानी क्या बदलता रहता है, लगातार क्या बदलता है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिंड पर या किसी भी बॉडी पर, जैसे ये बॉडी ले लो, ठीक है, ये अब इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, बल लगा दिया। तो जब बल लगाओगे तो क्या चीज़ इसमें बदल रही है, मान लो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस पर आपने फोर्स, तो लगातार क्या बदलता जा रहा है, ये क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको करके बताता हूँ। तो आपने पढ़ा भी होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि F = ma, यानी कि फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे, और ये एक्सीलरेशन यानी कि इसे त्वरण कहते हैं। तो द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें हम ये देखेंगे कि F प्रोपोर्शनल A, क्योंकि ये M जो है वो क्या है, आपका मास जो है वो कांस्टेंट है, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी अब इसका क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। अगर आपको किसी भी पिंड का क्या बदलना है, मोशन बदलना है, ठीक है, उसकी पोजीशन बदलनी है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसे एक्सीलरेट करवा दोगे, त्वरित करवा दोगे। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि A = V - U/T, यानी क्या होता है, त्वरण बराबर होता है चाल में अंतर बटे में समय। अब देखो यहाँ पे चाल में अंतर हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ F प्रोपोर्शनल A था, A क्या है, V - U/T। इसका मतलब ये हो गया क्या, कि क्या हो रहा है, चाल, ये क्या है, ये आपकी अंतिम चाल है, अंतिम चाल, और ये आपकी प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल। तो आप ये देख रहे हो क्या, कि अंतिम चाल
और प्रारंभिक चाल में अंतर जो है वही तो बदल रहा है। तो यानी किसी पिंड पर जब आप बल लगा रहे हो तो इसकी हमेशा किस में, चाल में परिवर्तन होता रहेगा, ना तो द्रव्यमान, तो मैंने अभी बताया ही आपको, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो ना तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। फोर्स और परिवर्तन की बात की जा रही है, ठीक है। आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर, ठीक है, उसे मूव कराया जा रहा है। तब तक इसकी मतलब अगर कोई चीज़ अप्लाई कर दिया आपने, फोर्स लगा दिया उस पर, तब तक लगातार क्या परिवर्तन होता है। अगर आप फोर्स लगाते भी हो किसी वस्तु पर तो एक बार उसका साइज चेंज होकर अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो साइज चेंज ही होता रहेगा, आकृति उसकी बदलती ही रहेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली भी चीज़ गलत हो गई आपकी, ठीक। अब बचा क्या, भार। तो भार का भाई यहाँ पे भार का क्या ग्रेविटी से रिलेशन होता है। भार क्या होता है, W बराबर भार होता है आपका W बराबर mg, यानी कि ये भी एक तरह का फोर्स होता है लेकिन ये अंडर ग्रेविटी लगता है, ठीक है। अंडर ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्व के अंतर्गत लगता है, जहाँ पे गुरुत्व होता है। तो भार हमेशा वहाँ काम करता है। तो भार भी लगातार तो बदलेगा नहीं, भार हर जगह का क्या होता है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर कुछ है और ऊपर कुछ है तो लेकिन लगातार नहीं बदलता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे अब जी का मान 9.8 में पीछे हट गया तो 10 हो गया, और पीछे हट गया तो 11 हो गया, और आगे चला गया तो 12 हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात यहाँ पे निरंतर परिवर्तन की आ रही है। तो अब बचा क्या, यानी कि चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा चाल, क्योंकि देखो चाल में परिवर्तन हो रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये चाल में लगातार परिवर्तन हो रहा है समय के साथ जब आप किसी पिंड पर बल लगा रहे हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ के घनत्व को के डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है वो, ठीक है। तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। D इजक्वल्स टू क्या होता है, m अपॉन बी। D को हम कहते हैं क्या, घनत्व। m को कहते हैं क्या, द्रव्यमान। और v को कहते हैं हम आयतन। तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, द्रव्यमान। अब प्रति बटे को हम क्या लिखेंगे, प्रति। द्रव्यमान प्रति। अब इकाई कह रहा है, इकाई का मतलब समझते हो, जैसे कि 1 मीटर क्यूब। आपने कोई पात्र लिया, उसमें मतलब पानी भर के रख दिया, तो आपने कहा कि वो 1 मीटर क्यूब भरा हुआ है, यानी कि वो उसका आयतन हो गया। तो इसीलिए जब 1 मान लोगे तो घनत्व किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन क्या मिल गई, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। तो ये आपका कौन सा बनेगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। सेकंड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि ये कह रहा है m अपॉन ए। तो m अपॉन ए तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि f बराबर m में ज़रूर होता है, m में, ठीक है। तो m अपॉन ए नहीं होता है लेकिन, तो ये आ जाओ, ये चीज़ तो बिल्कुल ही इसने घनत्व के बारे में गलत दे रखी थी। फिर आ जाओ आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, तो ये इसका उल्टा दे रखा है इसने, आयतन पहले का रखा, आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। ये इसी का उल्टा बोल दिया, तो देखो घुमा दिया ना आपको। अब आ जाओ बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कह रहा है, यानी कि बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, F से दर्शाते हैं, और इकाई क्षेत्रफल यानी कि A, तो ये इसे कहते हैं बेटा P का मतलब है प्रेशर, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दाब यानी कि प्रेशर बराबर। तो आइए मैं क्या बता रहा था आपको, कि आपको मैं बता रहा था बल प्रति इकाई क्षेत्रफल का, यानी कि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये मैंने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये दाब का बता रखा है फॉर्मूला।
और ये घनत्व का आपका सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं लेंस फार्मूले की। तो लेंस फार्मूला क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, v जो है आपका, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है इस पर एक नंबर का, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है सिंपल सा। तो ये है आपकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी इसको कहते हैं। ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, ठीक है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब। तो ये तो हो गई आपकी फोकल डिस्टेंस, और ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से ये आप लेंस के फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब इसी में इसका मतलब कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि u पहले नहीं आएगा, u बाद में आएगा, माइनस में आएगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस में u वाला आएगा, ठीक है, -1/u। तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नीचे वाले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो दे रखा है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये दे रखा है दर्पण फॉर्मूला। यानी एक तो होता है आपका लेंस फार्मूला और एक होता है दर्पण फार्मूला। दर्पण वाले में ये बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है, यानी कि मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका बी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 करना। तो आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं। तो ये दोनों दे रखी हैं आपकी, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब आ गई जिंक की बात, तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैं लिख देता हूँ, एल्युमिनियम हो गया, मीनियम, ये ना तो ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुएं हो गई। जिंक है, आयरन है और आपका एल्युमिनियम, ठीक है। ये मैंने सिंबल लिख दिए ताकि थोड़ी जगह कम पड़ रही होगी यहाँ पे। तो ये ना तो ठंडे पानी के साथ और ना गर्म के साथ, और ना गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, और ये करती है आपकी मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ, अभिक्रिया करने वाली धातु मैग्नीशियम हो गई। तो आप समझ गए कि ठंडे पानी के साथ तो पोटेशियम और सोडियम अभिक्रिया करता है, ठीक है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, और जिंक है आपका, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये ना तो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कणों के बीच बलों का आकर्षण बढ़ते हुए क्रम में पदार्थों को व्यवस्थित करें। आपके 3 पदार्थ दे रखे, मोम, पानी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोम क्या है। मोम है आपका ठोस, कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है आपका।
और आपका पानी जो है वो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ। यानी ये तो सॉलिड सब्सटेंस हो गया और ये आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब आ जाओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपका वो गैस फॉर्म में है, गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ। ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये समझने वाली बात है, लिखने वाली नहीं है, कि ठोस पदार्थ में क्या होता है, इनके जो कण होते हैं, ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। इसलिए इसमें जो बलों का जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, यही तो पूछ रहे हैं, कणों के बीच बलों का आकर्षण बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा बलों का आकर्षण किस में होगा? मोम में होगा, यानी ठोस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके जो कण बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इसमें जो आपका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो मोम, ठीक है भाई। फिर उसके बाद किस में होता है? पानी में। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पानी को फैलाते हैं ना, तो वो कुछ दूरी तक जाता है। जैसे एक गिलास पानी को हमने फैलाया तो उसका भी आकर्षण बल जो है, उसके भी जो पदार्थ मतलब कण होते हैं, ठीक है, वो बहुत मतलब थोड़ी दूरी पर होते हैं। कंपेयर देन आपका अगर इससे तुलना करी जाए ठोस वाले से, ठोस वाले में तो बिल्कुल गैप ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इसलिए वो आपका तरल पदार्थ कहलाता है। तो इसका आकर्षण बल मोम से कम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पानी। अब बात करता हूँ गैस की। तो गैस का क्या होता है, इनके जो कण होते हैं ना, गैस के जो कण होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही गैस सिलेंडर वगैरह से गैस लीक होती है या गैस फैलती है तो इतनी जल्दी फैल जाती है वो। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल वैसे ही दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए ये आपका आकर्षण बल सबसे जो कम होता है, सबसे बलों का जो आकर्षण होता है वो किस में होता है? गैस में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैस, ठीक है। यानी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो अब आप समझ में आ गया क्या कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। पहले क्या आएगा? मोम, फिर आएगा पानी, फिर आएगा नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज द। तो अब हम ये देख रहे हैं क्या, एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, ये तो घटता हुआ क्रम हो गया ना। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा सी? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा बलों का जो आकर्षण होगा कणों में वो किस में होगा? बल का आकर्षण होगा सबसे ज़्यादा मोम में, फिर पानी में, फिर नाइट्रोजन में, ठीक है। तो अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो ये तो आपका घट रहा है ना उधर। तो अब ये नाइट्रोजन में सबसे कम बलों का आकर्षण होता है, फिर पानी में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? मोम में। तो आंसर इज सी हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं गलत कथन की पहचान करो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सबसे पहले ओम का नियम हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, यानी कि ताप को स्थिर कर दें, ताप को स्थिर करने के बाद हम देखते हैं क्या कि जब भी किसी तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बिजली चालन के लिए, विद्युत चालन के लिए, यानी किसी चालक में। अब चालक क्या है? वो तार ही तो है आपका, ठीक है। तो जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि धारा जो है वो आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? विभवांतर के, विभवांतर की। तो यही तो है आपका। तो ये धारा क्या है आपकी? करंट। तो करंट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस के, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओम का नियम कहता है। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या। जैसा कि अभी मैंने बताया वी आई के अनुक्रमानुपाती होता है,
तो बिल्कुल देखो V प्रोपोर्शनल I हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो वोल्टेज विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी ये वाला सही है। ठीक है, हमें गलत निकालना है। अब कह रहा है V अपॉन आई इक्वल टू स्थिरांक, बिल्कुल सही है। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यानी कि तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आई इक्वल टू R, और R क्या है यहाँ पे, स्थिरांक है। R क्या है, स्थिरांक। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसको ही हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आपका स्थिरांक है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता है। अब फिर क्या आता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो आप देख ही रहे हो कि अगर मैं इसको, ठीक है, इस तरीके से I मल्टीप्लाई कर दूं इसमें R में कांस्टेंट में, तो V इक्वल्स टू में आई आर हो जाता है। तो यानी कि ये वाला भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, यही वाला। तो आपको यही बताना था कि कौन सा सही होगा, यानी गलत निकालना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो तीनों सही निकाल दिए हमने। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा पहला वाला ऑप्शन, कि ये वाला गलत है, बाकी तीनों तो सही हैं आपके। अब देखो इसमें दो संघ दे रखे हैं, एक तो दे रखा आपका पोरीफेरा संघ, और एक दे रखा है आपका कोइलन्ट्रेटा संघ। ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि अलग कौन सा है। तो साइकन जो है, साइकन ये तो होता है आपका किसका, पोरीफेरा संघ का। और ये तीनों जो हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है और आपका सी एनीमोन, ये आपके तीनों के तीनों किसके हो गए, कोइलन्ट्रेटा संघ के हो गए। तो पोरीफेरा संघ का साइकन हो गया और कोइलन्ट्रेटा संघ का आपका हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन डॉबरनियर त्रिक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉबरनियर के क्या थे। एक तो डॉबरनियर ने हैलोजन ग्रुप में आपका आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि ये हो गई आपकी। और एक होता है आपका अम्लीय धातुएं, धातुओं में आपका हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातुओं में हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इस तरीके से डॉबरनियर त्रिक ने 3 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का दिया था। अब ये नहीं पूछ रहा है, यानी ये ठीक है, ये वाला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कह रहा है क्षारीय मृदा धातुओं में उन्होंने दूसरा में दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो कैल्शियम ये भी ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और फिर दिया तो उन्हें अम्लीय धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि ये भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या नाम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और ये हो गई आपकी एल्कलाइन मेटल। तो इस तरीके से ये आपकी, अब इसमें आंसर क्या बनेगा फिर आपका, क्योंकि हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये इस ग्रुप में नहीं आता है, डॉबरनियर त्रिक के मॉडल में नहीं आता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका ए बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या, कि संवेग क्या होता है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणे में वेग, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल्स टू में mv। तो
आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एम बी। ये तो गलत हो गया, कोई होता ही नहीं। अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। तो ये होता है आपका के यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। m/b मैंने आपको बताया ही था, d m/b, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका संवेग का हो गया, और ये किसी का नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा कि v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा, संवेग बता दिया मैंने, p = m × v। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।